नमस्कार दोस्तों। क्या यह चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से, भाजपा के हाथ से निकल गया है? क्या नरेंद्र मोदी को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है? तो फिर से हिंदू मुस्लिम और नफरत पे आ गए हैं, फिर से वो झूठ पर आ गए हैं और फिर से जहर बोने लगे। और राहुल गांधी उनको सच का आईना दिखाकर उनको बेबस कर दे रहे हैं, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन शर्म उसको आती नहीं। तो क्या ये हालात बन गए? कमोवेश आज यही हालात देख रहे हैं। जब चुनाव हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है तो नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर हिंदू मुस्लिम फिर करने लग गया है। उसने राजस्थान में जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर हिंदू मुस्लिम किया, जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र के नाम पर झूठ बोला, वह अपने आप में यह था कि किसी देश का कोई प्रधानमंत्री इतना सरेआम झूठ बोल सकता है? तो जवाब आया, हां बोल सकता है, यदि वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा तो। क्यों है? तो हमारे एक मित्र ने कहा, फिर से उलझाता है सबको नफरत वाली बात में, दूसरे राउंड में ही लुच्चा आ गया औकात में। तो राजीव दयानी है हमारे मित्र, उन्होंने ये बात कही तो बिल्कुल सही लगा। क्यों ऐसी स्थिति है और क्यों ये हालत? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस आपका महिलाओं का मंगलसूत्र तक ले लेगी यदि सत्ता में आ गई। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है। यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों बेहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने 10 साल के शासन काल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है उसके अंत का वक्त आ गया और चुन चुनकर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा। साहब, कांग्रेस ने तो नहीं लिया था, कांग्रेस ने दिया जरूर था। 5 नवंबर 1962 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था, भारत को पैसे की जरूरत थी क्योंकि गरीब भिखमंगा हमें देश मिला था जिस समय आजाद मिला था।
बड़ी मुश्किल से देश बनाया जा रहा था और यह युद्ध थोप दिया गया। ऐसी स्थिति में जब पैसे की जरूरत थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सारे जेवर, मैं मंगलसूत्र वहां दे दिया था सेना के लिए, उसके लिए पैसा जुटाने के लिए, और देश के तमाम सारे लोगों ने दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की आरएसएस ने, उनके परिवारजनों ने कुछ नहीं दिया था। उन्होंने नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया, झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। न तब दिया, न देश की आजादी में दिया। उल्टा मुखबिरी करी, उल्टा चीन के एजेंट का काम किया, यह जरूर किया था। नफरत फैला के भड़काने की कोशिश की थी, यह किया था। आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जब कोरोना काल आया तो उस समय महिलाओं को अपने जेवर, मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या गिरवी रखना पड़ा। तब कहीं उन्होंने अपने घर चलाए और न जाने क्या क्या किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झूठा इस ढंग से खेल करता है। तो जब यह खेल करता है तो निश्चित रूप से आता है क्या, फिर वो कहता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्तियों पे पहला हक मुसलमानों का है। कभी भी मनमोहन सिंह ने यह शब्द नहीं कहे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमें वीडियो नहीं मिला, पूरा टेक्स्ट मिला था, सो वो दिखाया। इतनी सी बात है। ये तो कहा ही नहीं कि वीडियो कहीं उपलब्ध ही नहीं है या हो ही नहीं सकता। हमने अपने आर्काइव में खोजा, नहीं मिला। जब आलोचना शुरू हुई तो और जगह खोजा, मिल गया तो आपको दिखा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, आखिर मनमोहन सिंह ने बोला क्या था। भाषण का टेक्स्ट भी आपको दिखाया ताकि उस बात के बारीक ब्यौरों को भी आज समझ सकें। वैसे लोगों ने एक और बात पर ध्यान दिलाया। मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर फर्स्ट क्लेम की बात कही थी, फर्स्ट राइट की नहीं। संसाधनों पर पहला दावा, न कि पहला अधिकार। बारीक बातें हैं। उन्होंने जो कहा, जैसी इनकी आदत है, उसे काट छांट कर फर्जी बना करके यह प्रस्तुत करते हैं। मनमोहन सिंह ने जो कहा था वह आप सुन लीजिए। वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेट प्लान फॉर इंश्योर द माइनॉरिटीज पार्टिसिपेटली द मुस्लिम्स माइनॉरिटी आर empowered to share equality in the fruit of the development. They must have the first claim on resources. The center has made up the other responsibilities whose demand will have to be fitted with the overall resource availability. आप समझ सकते हैं जो बात उन्होंने कही थी। उन्होंने सबके लिए कहा था, सिर्फ एक कौम के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं कहा था। लेकिन झूठ फैलाने वाले कुछ भी कहेंगे। उन्होंने जितना कहा था यह आप समझिए। तो जब यह कहा था तो झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि जब आप हारने लगते हैं, जब आपको डर लगता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था
कि 102 सीटों पे जो पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा ट्रेंड गया और वह बुरी तरह हारती दिखाई दे रही। और जो दूसरे फेज का चुनाव होने जा रहा है, दूसरे चरण का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो 89 सीटों पे होने जा रहा है उसमें भी उसकी बुरी हालत। और जब बुरी हालत हो तो क्या होता है, तो झूठ, नफरत सब परोसा जाता है और वही काम किया जा रहा है। इतना झूठ, इतनी नफरत, इतनी चीजें परोसना अपने आप में शर्मनाक है। इसको लेकर के आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं, एचओडी रहे हैं त्रिपाठी जी, वीके त्रिपाठी, वो कहते हैं कि इस तरह का प्रधानमंत्री सोच नहीं सकते। कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक सभा में जो भाषण दिया, जिसमें यह कहा कि कांग्रेस सर्वेक्षण कराएगी, पता लगाएगी किसके पास कितनी दौलत है और वो मुसलमानों में बांटेगी जिनके 15 बच्चे होते हैं, जो घुसपैठियां वगैरह वगैरह बातें कही। ये मुकम्मल जहर है, झूठ तो है ही, मुकम्मल जहर है। अगर इक्का दुक्का कोई आदमी बोलता तो चलो भाई बदजुबानी कर रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री है मुल्क का जिसके पास सारा मीडिया है, यानी करोड़ों आवाजें हैं, जिसके पास पूरा प्रशासन और पुलिस है, जो रौंद के रखता है, दबा के बैठा हुआ है पूरी जनता को, आजादी को जिसने कुंठित कर रखा है, संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है, संख्यों लोगों को बिठा के उनको टेरर का अड्डा बना रखा है, और दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये नक्सली गिरोह। अरे भाई, सच कहने वाले को आप पहचानना कब सीखोगे? मैं चाहता हूं कि इस तरीके की दुर्भावना, ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला है। ये गांधी पर हमला है। गांधी तो मर गए थे सन 48 में, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है उन लोगों में जो सच्चाई की और ईमान की जिंदगी जीते हैं, उन पर हमला है। ये देश एक है, हिंदू मुसलमान जुदा नहीं है, सिर्फ धर्म या के लेबल अलग हैं, इंसान तो एक ही है। हमें इस एकता को मजबूत करना है और इस प्रकार की बुरी गाली, झूठ और जहर को हमें रोकना है। और इस तरह की हालत तो कांग्रेस के पवन खेड़ा ने चैलेंज दे दिया कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो दिखा दे नरेंद्र मोदी, और नहीं तो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। लेकिन वो बेशर्म है, माफी क्या मांगेगा? वो बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसकी स्थिति नहीं है। एक और मित्र ने हमारे कहा कि पहले राउंड में जो कमाल हुआ है उससे उसकी बौखलाहट बढ़ गई है और अंट संट बकता फिर रहा है। महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातों को गंभीरता से मत लेना, क्योंकि शायद इसको कोई बीमारी है। तो जब बीमारी की बात होती है तो एक हमारे डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि साहब, बीमारी एक ऐसी होती है जिसमें झूठ बोला जाता है, नफरत फैलाई जाती है। तो उनका एक बीमारी होती है माइथोमेनिया। इस बीमारी का जो शिकार होता है व्यक्ति, वो 100 में से 90% झूठ बोलता है और उसके बाद में लगातार वो इसी तरीके से करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा असुरक्षा का शिकार होता है, आत्ममुग्धि का शिकार होता है और उसे बहुत डर लगता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता है। अपने स्वयं द्वारा बोले गए शब्दों पर भी उसे यकीन नहीं होता है, तो वो तमाम बार बार वही चीजें रिपीट करता है।
आज हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वही रोग देख रहे हैं और वह रोग साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप खुद समीक्षा कर लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा और क्या मनमोहन सिंह ने कहा था। सच जानेंगे तो खुद समझ जाते हैं। इसके बाद में जिस तरह की हालत है उनसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने नफरत और झूठ के बूते सब कुछ खड़ा किया है। चुनाव हारता दिख रहा है तो बेईमानी की हर पराकाष्ठा कर दी है। मैंने कल आपको बताया था कि सूरत में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका कैसे पर्चा निरस्त किया गया, कैसे गड़बड़ की गई, और जब उनके बाद में उनके जो सेकंड कैंडिडेट होता है उसका जब पर्चे का था तो वो भी निरस्त कर दिया गया। गलत तरीके से वो भी निरस्त करने के बाद में हालात ये होती है कि जो बाकी निर्दलीय थे उनसे नामांकन वापस करा लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, जो दलाल है, उसको विजयी घोषित कर दिया गया निर्विरोध रूप से। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। ये खेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंपना है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ क्या है? आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस, कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। ना हमारे पास गैस है जलाने के लिए, हम लकड़ पे खाना बनाते हैं, लकड़ भी बहुत दूर से लाना पड़ता है, इतने मजबूर है हम। मेरे अंदर से इतना मन होता है रोने का, जो पूछो मत ना। पर मोदी जी तो कहते हैं कि उज्ज्वला योजना है, वहाँ पे उसमें सिलेंडर मिलता है। मोदी जी सिर्फ कह रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे, जितने भी भाषण बस दे रहे मोदी जी नाम उसका खाली है और आज तक कुछ नहीं दिया उसने। सिर्फ 22 लोगों के हाथ में, 22 पूंजीपतियों के, अरबपतियों के हाथ में नरेंद्र मोदी ने इस देश के 70 करोड़ लोगों की जितनी संपत्ति है उतना सौंप दिया है। 70 करोड़ लोगों की संपत्तियां सिर्फ अपने चहेते 22 पूंजीपतियों को सौंप दी है। यह किया है अदानी अंबानी जैसे लोग, तमाम इनके वही भगवान है और उनके लिए काम करता है। तो जब वो अब की बार 400 पार के नारे देता है तो जानता है 400 पार का नारा उसका झूठा है। भाजपा का 400 पार का नारा झूठ है, क्योंकि भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करने की। 2017 में गुजरात में कहा था 150 सीटें, लेकिन आई 99 सीटें। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 सीट, लेकिन आई 15 सीट। मिजोरम में नारा 21 पार का, लेकिन आई 1 सीट। 2018 में मध्य प्रदेश में नारा था 200 पार, लेकिन आई 109 सीट। 2019 में हरियाणा में नारा था 75 पार, आई 35 सीट। 2020 में दिल्ली में नारा था 45 पार, लेकिन आई 8 सीट। 2021 में तमिलनाडु में नारा था 118 पार, आई 4 सीट। 2021 में बंगाल में नारा था 200 पार, आई 77। 2023 में कर्नाटक में नारा था 130 पार, आई 66 सीट। अब आप समझ गए होंगे कि ये बीजेपी का जुमला है, हकीकत नहीं। इस बार बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी उसने तमाम इसी टाइप के नारे दिए और वो सब झूठे साबित हुए हैं। हालात तो इतने बदतर हो गए हैं कि वो प्रियंका गांधी की ऐसी जासूसी कराता है कि वो अपनी बेटी से मिलने जाती हैं तो सब उसमें जासूसी कराता है। अमित शाह जासूसी के हेड हैं, पहले भी कराते रहे हैं। गुजरात में जब थे तो उस महिला की कराई थी जिसका सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट मौजूद है, और कैसे उसका नरेंद्र मोदी ने यौन शोषण किया था वो सब कुछ मौजूद है। तो अब वो प्रियंका गांधी की जासूसी कराते हैं। अरे भाई, वो आई थी, उनकी बेटी वहां रहती है, वो उनसे मिलने चली गई, तो इसमें क्या हुआ? कोई सरकारी पैसे से गई, सरकारी सुविधा ली, कुछ किया नहीं। अपनी पढ़ने वाली बेटी से उससे मिलने जाना क्या कोई गुनाह है? और यदि गुनाह नहीं है तो बताइए। अब नरेंद्र मोदी का तो फर्जी परिवार है। परिवार जो है वो भ्रष्टाचारियों का है, बलात्कारियों का है, तमाम पूंजीपतियों का है और जिस तरह के लोगों का है। तो ऐसी स्थिति में
वो क्यों मिलने जाएंगे? मिलने तो वो जाएगा जहां आत्मीय रिश्ते होते हैं, जहां दिल के रिश्ते होते हैं, तो वहां जाएगा। तो वहां गए थे। तो यह स्थिति, इसलिए नरेंद्र मोदी भटकाने का काम करते हैं। भटकाने का काम करते हैं कि जिससे आप रोजगार न मांगे, जिससे आप अधिकार न मांगे, जिससे आप रोजी रोटी की बात ना करें, तो यह सरकार निश्चित रूप से जब इन पर बात नहीं कर पाती है, किसी चीज पे बात नहीं कर पाती है, तो झूठ बोलती है, झूठे मैनिफेस्टो लाती है। 2014 के मैनिफेस्टो का ही बता दीजिए आज तक पूरा हुआ हो। 15 लाख आए, नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले, नहीं मिले। कुछ और हुआ, नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 30 लाख पक्की नौकरियां देंगे। तो वो चार्ट जारी करती है कि जैसे सरकार बनी, इतने तारीख को नोटिफिकेशन होगा, इतने तारीख को भर्ती की परीक्षा होगी, इतने को उसका रिजल्ट आएगा और इतने को नियुक्ति मिलेगी। तारीख वाइज अभी से उसने तय कर दिया है। वो 30 लाख नौकरियां देंगे। तो साहब ये बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे सारी चीजें आज देश के अंदर जो सौंपी गई हैं उन्हें हम कैसे बचा करके लेके आए। लेकिन झूठ और नफरत परोसने वाले नरेंद्र मोदी के पास तो और कुछ है नहीं। उनकी डबल इंजन की सरकारों में कहीं खनन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। जब यह खेल चल रहे हो, नफरत के खेल चल रहे हो, तब राहुल गांधी कि इस देश को क्या जरूरत है और क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा विषय है। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज देश को जरूरत है। एक तानाशाह आ गया है, उसकी सूरत साफ दिखने लगी है और वो जो कर रहा है वो नफरत के लिए कर रहा है। ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। ये चुनाव 90% वालों का चुनाव है। पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल क्लास का। एक तरफ अदानी जी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति, नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा धन उनके हाथ में। ये चुनाव गरीब और 25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। बेईमानी के लिए कर रहा है। और आप चाहे यूपी में खनन होते देख लीजिए, चाहे कुछ और अपराध होते देख लीजिए, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वही करती हैं। और जिस मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उस मां गंगा के बलात्कार का ठेका भी अदानी को दे देता है। गौतम अडानी को उस गंगा की सफाई के नाम का ठेका देता है। और हालत यह है, उसी बनारस में गंगा गंदा नहीं महामैली हो जाती है। इससे बड़ा और सबूत कुछ नहीं हो सकता। इतनी गंदी गंगा कभी नहीं देखी। तो यह स्थिति होती है। बलात्कारियों और दूसरों की जब बात करेंगे तो साहब ये बीएचयू की लड़कियां बताती हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हालात बिगड़े हैं, किस तरीके से बुरे हालात किए गए। तो बेटियां सुरक्षा मांगे, गरीब रोजगार मांगे, युवा रोजगार मांगे, महिलाएं अपनी हक मांगे, किसान अपना हक मांगे, मजदूर अपना हक मांगे। सबके हक मारे गए, अन्याय किया गया है। जब यह अन्याय किया गया हो तो कांग्रेस न्याय पत्र लाती है। उस न्याय पत्र से इतना डर लगता है नरेंद्र मोदी को कि वो उसे हिंदू मुस्लिम में फंसाने का काम करते। तो इस डर से वो झूठ और नफरत परोसते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी के पास क्या है। झूठ, नफरत के सिवा कुछ नहीं। देने के लिए जो है वो अपने पूंजीपति मित्रों के लिए है। इसलिए अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। नहीं तो जो लोग कहते हैं कि किसी को उज्ज्वला गैस दे दी, किसी को कुछ दे दिया, ये सब आपके ड्रामे रखे रह जाएंगे और आप भिखारी होकर के मर जाएंगे। असल में छीनने की रणनीति नरेंद्र मोदी की है। वो इस देश के हर व्यक्ति का छीनना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो अब यह हो रहा है, इसलिए आपको फैसला करना है कि आपको जननायक राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के हक लेने हैं और सब कुछ पाना है या अपना सब कुछ छिनवाना है।
और फिर से भिखारी बन के लाइन में लग जाना है। फैसला आपका। जय हिंद।